नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज 7 मार्च हो गई है। 6 मार्च वो डेडलाइन थी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन के साथ ये सारा साझा करना था डेटा कि कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को मिला है, और सारे डिटेल्स जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थे, किसने रिडीम किया, किसने एनकैश किया, वो सारा डिटेल उनको शेयर करना था। शेयर करना तो छोड़ दीजिए, लेकिन 3 दिन पहले जो एसबीआई ने एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन लगाई थी, आज उसी एक्सटेंशन एप्लीकेशन के आधार पर ही आज एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे कि आपको लगेगा कि ये जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन के जरिए 3 महीने की मोहलत मांगी थी एसबीआई ने, और उन्होंने कहा था कि हमें 30 जून तक का टाइम दीजिए क्योंकि ये डेटा इतना सारा है कि हमारे लिए प्रोसेस करना मुश्किल है। एसबीआई को आपको याद दिला दे कि एसबीआई ने उस समय क्या कहा था। एसबीआई ने ये कहा था कि जो इशूड डेटा है और जो रिडीम्ड जो बॉन्ड्स का डेटा है, उसको मैच करने में हमें महीनों लग जाएंगे। लेकिन आज उसी एसबीआई के ऊपर एक बड़ा खुलासा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जो रिपोर्टर हैं नितिन सेठी, उन्हीं की स्टोरी है। एक शानदार स्टोरी में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिससे कि ये पता चलेगा कि 2020 तक ऐसे कई एक्सचेंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में हुए हैं, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 24-24 घंटे के अंदर दिया है, और उसके कई डिटेल्स हैं, और उसको आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि जो 15 दिन का विंडो पीरियड का सेल होता है, लेकिन 15 दिन के अंदर क्या ट्रेंड है इलेक्टोरल बॉन्ड का, कौन पार्टी इसको एनकैश कर रही है, वो सारा डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर और एसबीआई ने उसको दिया है। सिर्फ दिया ही नहीं है, बल्कि आज जो एसबीआई ये कह रही है कि वो डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती है, ये वही एसबीआई ने 24 घंटे के अंदर, कहीं पर 48 घंटे के अंदर, और ये जो एसबीआई का कॉर्पोरेट ऑफिस में जो उनका ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट है, उसका ये काम रहता था कि जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो कॉर्पोरेट ऑफिस के जरिए ये जो टीबीयू बनाया गया था, ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट, इसका काम था कि ये समय समय पर जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। क्या आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा झूठा एक एक्सटेंशन प्लीज सुप्रीम कोर्ट में लगाई है? अगर कम से कम ये नितिन सेठी की ये स्टोरी अगर देखी जाए तो उससे यही लगता है। एक डिटेल डेटा इसमें और भी है, और उसके बाद फिर मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगी कि 2018 का एक एग्जाम्पल नितिन सेठी की स्टोरी में दिया हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच को अप्रोच किया, और उनको वो अपना इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम कराना था, जबकि जो विंडो पीरियड था वो खत्म हो गया था, यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई थी, वो एक्सपायर हो चुका था। लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपायर्ड बॉन्ड को एनकैश कराने के लिए दिया। 10 एक्सपायर्ड बॉन्ड्स थे ऑफ 1 करोड़ ईच। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का घालमेल इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ है। लेकिन ये बात तो इस स्टोरी से बिल्कुल साफ हो गई है कि एसबीआई, ऐसा लगता है तथाकथित रूप से, कि उसने केवल और केवल झूठ बोला है, बहाना बनाया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकता इतनी जल्दी। और यहाँ पर ये सारे सबूत हैं, और इन सबूत का आधार क्या था? जो कॉमोडोर लोकेश बत्रा है, जिनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये तमाम इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, तो उन्हीं के डेटा से रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये सारा डेटा निकाला। उनके पास ऐसे कई लेटर्स, उनके पास ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स थे जो इस बात को प्रूव करते हैं कि या तो 24 घंटे के अंदर या तो 48 घंटे के अंदर इस तरीके का डेटा शेयर किया है एसबीआई ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, और उसमें बाकायदा सीरियल नंबर है, और जो सिक्योरिटी फीचर्स इलेक्टोरल बॉन्ड के हैं उसका भी एक डॉक्यूमेंट है कि समय समय पर ये कहा गया है कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्मेट में हो, ये इंफॉर्मेशन तुरंत मुहैया कराई जा सकती है। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव, थैंक यू सर, जो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की सर ये जो स्टोरी है, क्या आज इससे ये बात प्रूव नहीं हो जाती कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झूठ बोला है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है और झूठी नहीं बोला है। सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो कवायद, हर संस्था करने को तैयार है जो उसके किसी भी नीचे तक जाके वो करने को के लिए तैयार है। ये एसबीआई के
उस दिन के एप्लीकेशन से, जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है उससे पता चलता है। और ये खुलासा बहुत बड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा नितिन जी को और लोकेश जी को, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि ये सारी चीजें उन्होंने मैनिफेस्ट की, जिसे हम आज आप अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। और ये एक बड़ा खुलासा है। आप देखिए किस तरह सरकार के उसमें शान में कसीदे करती है और किस तरह से झुकी रहती है एसबीआई। इसका नमूना है कि जो आपने जिक्र किया है अभी, कि पॉलिटिकल पार्टी ने रिडीम नहीं किया था, बॉन्ड को कैश नहीं करा पाई थी, कुछ बिजी हो गई थी, तो उसने रिक्वेस्ट किया और 24 घंटे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दिया, जेएस बजट ने परमिशन दे दिया और वो इन कैश हो गया, अलाउ कर दिया कि हाँ इनको परमिशन दिया जाए। एसबीआई ये लगता है जैसे पानी भी पीती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछ के पीती है, और खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक पर्टिकुलर डिवीजन से। तो स्थिति ये है कि ये कहना कि साहब एसबीआई ऑटोनॉमस है, यहां तक कि आरटीआई में कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी थी, तो पूछा गया, तो इसने सरकार बहादुर से पूछा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस ने परमिशन दिया, हाँ दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये वाला पोर्शन दे सकते हैं। तो ये स्थिति है एसबीआई की। और वो कह रही है, सरकार, मुझे याद है कोर्ट में जब दलील कर रही थी, तो एसजी ने कहा कि साहब इसमें तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है एसबीआई, हमें तो भी पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो उनके पास सीक्रेट रहता है, हाउ कैन गवर्नमेंट नो अबाउट इट, ये उनका कहना था। जबकि हकीकत ये है कि एसबीआई अगर पानी भी पूछने जाती है, टॉयलेट भी जाएगी तो शायद, मतलब वॉशरूम जाएगी तो पूछ के जाएगी, ये हालत है एसबीआई की। ये आपको ये जो चीजें इसमें है उससे पता चल रहा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए पूछ रही है। उदाहरण लीजिए, जब मीटिंग हुई कि बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने हैं, तो उस मीटिंग में चेयरमैन एसबीआई के आए, 16 जनवरी की मीटिंग है, और उन्होंने कहा कि साहब इसे कैसे करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो जेएस ने अपना एक लेटर लिखा है, कहा, उस मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल है, ये ऐसे ऐसे करना है। एसबीआई ने पूछा क्या इसकी नंबरिंग होगी, तो सरकार बहादुर ने कहा कि हाँ नंबरिंग बिल्कुल होगी। उसके बाद ये हुआ कि गुप्त कैसे रहेगा, ताकि बाकी स्टेट बैंक के बाकी अधिकारी न जानने पाए, नीचे के अधिकारी। तो कहा गया कि एक अल्ट्रा वायलेट, ये ऐसा होगा इंक जो कि फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट इंक होगा, जिसको कि अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाएंगी तभी उसका नंबर दिखाई देगा। अब मुश्किल यह है कि यह नंबर किसको दिखाई देगा, जो भी अल्ट्रावायलेट डालेगा उसके लिए ऑथराइजेशन है। अब जरा गौर कीजिएगा, आपको अपने उसमें दिखाएं अगर, तो बहुत अच्छा है कि 25 तारीख को जो पहला ट्रेंच, फोर्थ ट्रेंच आता है, वो 25 तारीख को खत्म होता है, और 27 तारीख को भारत सरकार के पास, जेएस बजट के पास, एसबीआई पूरा कंपाइल करके भेज, 48 घंटे नहीं लगते हैं, और एसबीआई कंपाइल करके भेज देती है कि सरकार इतना बॉन्ड बेचा था हमने, और 773 बॉन्ड बिके थे, फलाने उस समय 17 थे एसबीआई के वो ब्रांच जहां से बिके थे, सबसे ज्यादा असम से बिके थे मेरे ख्याल से इलेक्शन की वजह से। तो उन्होंने ये भी बताया कि कितने रुपए के ये बॉन्ड थे और कितने रिडीम हुए। ये सारी चीजें 48 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई। सिर्फ 48, 27 तारीख का जो लेटर है एसबीआई का, उसमें ये सारे डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंच गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहुंच गए। आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें इनको 48 घंटे लगते हैं, लेकिन 17 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 17 दिन बाद ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर नहीं करता, चेयरमैन अपॉइंट नहीं करता। क्यों, वजह क्या है? ये जो ईडी है, ये इनकम टैक्स है, ये एसबीआई है, ये सजदा क्यों करते हैं सरकार के पास? क्योंकि वो चाहेगा तो तुम्हें रखेगा, चाहेगा तो तुम्हारा टर्म एक्सटेंड करेगा, और चाहेगा तो तुम्हें कोई ईडी भेज के तुम्हारे ऊपर भी कुछ लगवा देगा। तो दहशत है जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट से ये डर नहीं है,
तो सुप्रीम कोर्ट को 17 दिन बाद आके कह रहे हैं कि साहब अगले 6 महीने की 4 महीने की हमें तारीख दे दीजिए साहब, अभी तो नहीं हो सकता है, ये 30 जून के बाद होगा, मतलब चुनाव ना हो जाएंगे तो उसके बाद बिल्कुल। सरकार चाहे तो कानून बनाए और लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें के जजमेंट को हाँ, खारिज कर दे, वगैरह हाँ, वगैरह। तो इसमें वो अगर टेबल आप दिखाएं तो बड़ा साफ दिखाई देता है कि 27 तारीख का जो इनका लेटर है वो कहता हाँ, क्या है। 48 घंटे के अंदर आपने सारे डिटेल, मैं अपने व्यूवर्स को ये चाहता हूं कि वो देखें, ये डेट है, ये डेट मेरे ख्याल से हम अगर इसको इनलार्ज करेंगे, हाँ, 27/7/18 की ये डेट है। हुँ, ये मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, उसको शायद इस पे, डिटेल से दिखा देंगे इसको, हाँ, जी, 27/7/18 को, जबकि 25/7/18 को उस फोर्थ उसका फेज का ये खत्म हुआ था। और जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद 48 घंटे के अंदर सरकार के पास पूरा ब्यौरा, एक एक चीज पहुंच गई। आप समझ सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को देना करना क्या है, अब इसका भी बताएं आपको। एक तो जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे, जिनके सदारत में ये सब कुछ हुआ था, वो रिटायर हो गए अब, सुभाष उनका चंद्र गर्ग, कहना है, हाँ, सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र, उनका कहना है कि ये तो साहब कुछ काम ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इसमें दिक्कत क्या है। आपके पास केवाईसी है, तो जिसने रिडीम किया है उसका केवाईसी है, सारे डिटेल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है, इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ यही करना है स्टेट बैंक को कि केवाईसी से उसे टैली करा लेना है उस नंबर को। ये मतलब काम वो कह रहे, उनके शब्दों में जो फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि साहब ये तो 48 घंटे का भी काम नहीं है, जबकि हुँ, मेरा अपना कैलकुलेशन है कि अगर वो लग जाए पूरी निष्ठा से, जिस निष्ठा से वो सरकार को अपने ऑपरेशंस बताती है, हुँ, उसी निष्ठा से अगर लग जाए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मानने में, तो इसको 8 घंटे भी नहीं लगेंगे। हुँ, 2.5 लाख की फोर्स है आपके पास, 2.5 लाख कर्मचारी है। आप सिर्फ बॉम्बे यूनिट देख लीजिए, बॉम्बे यूनिट पे 4 क्लर्क को लगा दीजिए, वो अगले 8 घंटे में आपको हर चीज बता के दे देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि लाठी नहीं चलाता है, सुप्रीम कोर्ट आपका ट्रांसफर नहीं करेगा, सुप्रीम के कोर्ट के पास ईडी नहीं है डरवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट एक अच्छी संस्था है, आपकी तरह नहीं है, सरकार बहादुर की बिल्कुल, तरह, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से हम नहीं डरते, हम सिर्फ जो डंडा मारता है उससे डरते हैं। ये क्लियर कट मुझे याद आता है एक किस्सा, वो जो चलता है लखनऊ लखनऊ के कल्चर में, वो एक नवाब साहब थे, उनको थोड़ा फेंकने की आदत थी, तो वो एक अपने बैठे थे और उनके साथ सब बैठे थे शाम को, और शाम को अपना कबाब वगैरह खा रहे थे और कुछ खा पी रहे थे। तो उसमें नवाब साहब ने फेंका एक किस्सा कि अरे मेरे दादा क्या गजब के निशानची थे साहब, एक बार उन्होंने बंदूक चलाई कि तो हिरन के टांग पे बंदूक लगा और फिर वो कान की तरफ से निकलते हुए दिमाग फाड़ गया उसका, हिरन का। तो किसी ने ऐसे मजाक में कहा क्या कमाल करते हैं नवाब साहब, आपके वालिद इतने अच्छे शूटर थे, लेकिन सवाल ये है कि जब वो पैर में लगी गोली तो कान में कैसे लग गई? पैर से कान में तो जाती नहीं और कान से फिर दिमाग किससे कैसे निकल गई? तो जो रफूगर बैठा था वहां पे, उनका एक जो चमचा था, उसने कहा कि साहब उस समय वो हिरन टांग खुजला रहा था, टांग से कान खुजला रहा था, इसलिए वो दोनों को फाड़ती हुई निकल गई। तो ये स्टेट बैंक जो काम कर रहा है, ये रफूगर का काम है कि नहीं नवाब लेकिन साहब ने झूठ बोल दिया, हाँ, अब आप नहीं रफू करते रहिए। आपने जी, अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन जिस तरीके के डिटेल्स रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दिए हैं और मैं उस पर भी आऊंगी। एक इन्होंने हवाला दिया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की खुद जो इंटरनल मीटिंग्स हुई थी, उसमें उन्होंने एडमिट किया है 2017 में, 2017 में, कि एसबीआई रियल टाइम में सारा डेटा शेयर कर सकती है। इस बात को लेकर उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन जो दूसरी चीज एक जो बड़ा परेशान करती है, और मैंने सोचा इस पे आपसे बात भी करूंगी, कि पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड्स एंड कैश कराने की जो अनुमति दी गई है बियॉन्ड द एक्सपायरी पीरियड, ये कितना लीगल होगा रियल टर्म्स में? क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जब शेल्फ लाइफ उसकी खत्म हो गई है और उसके बियॉन्ड अगर वो एनकैश करा रही है, और जिस तरीके के डिटेल्स हैं कि उस पार्टी के पास 10 एक्सपायर्ड बॉन्ड्स थे और 1 करोड़ ईच,
ये क्या कोई एक नए भ्रष्टाचार की ओर इसका संकेत नहीं हो रहा है? और नहीं, इसमें प्रोसीड्यूरल, इसमें प्रोसीड्यूरल वो तो हो सकता है दोष की आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के रिक्वेस्ट पे आपने ये किया, क्या वैसी रिक्वेस्ट दूसरे की आई थी? यहाँ ये देखना पड़ेगा कि दूसरे की आई थी। तो सवाल ये है कि जब 56% बॉन्ड्स मिले ही हैं बीजेपी को, तो रिक्वेस्ट भी और दिल्ली में मिले किसको है? तो लिहाजा और इसमें किया किसने होगा? सबसे ज्यादा बीजेपी को ही वो अहंकार है कि वो जब चाहेगी जो चाहेगी करवा लेगी, तो उसने नहीं करवाया होगा, उसने किया होगा। तो इसमें कोई करप्शन तो नहीं होगा, लेकिन प्रोसीजरल दिक्कत होगी। लेकिन जो आपने अब इसके पहले बात कही कि खुद सरकार मानती है, फाइनेंस सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बजट का ये लेटर, मैं आपको ये कोट कर रहा हूं, 28/10/17 का लेटर है। इसमें लिखा हुआ है, पैरा 2 है, जिसमें लिखा हुआ है, इवन इफ द ईबी इज ईबी मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड, even if the EB is issued as paper bearer bond without the name of the payee, SBI would know who was the donor, ब्रैकेट में लिखा है केवाईसी डिटेल्स ऑफ डोनर हैव टू बी कलेक्टेड, क्योंकि केवाईसी आपका है तो डोनर कौन है ये भी मालूम हो जाएगा, और दूसरा who the donor is, and would be able to link him with the payee इलेक्शन पार्टीज, जो जिसको दिया गया है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी नाम पता चल जाएगा। ये खुद जेएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस, उसका ये लेटर है जिसमें लिखा गया। साहब ये तो बहुत आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि आपके पास केवाईसी दोनों का है, दोनों का आपने लिया है, और दोनों का केवाईसी लेके ये लिंक सिर्फ करना है, और लिंक के लिए नंबर है। तो उसी जेएस ने यही कहा है कि with EB, when the pay comes for encashment, hence SBI will need to be insulated। अब यहां पे क्या हुआ, फिर उसको डर हुआ कि कल कभी क्रिमिनल केस में कोई हॉस्टाइल पुलिस है किसी राज्य की, वो कहे भाई मुझे भी बताओ। मान लीजिए ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पे बीजेपी को मिला हुआ है, हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे ज्यादा मिला है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है वहां पे। तो लेकिन मान लीजिए कोई हॉस्टाइल गवर्नमेंट है, उसकी पुलिस से यहाँ पूछे कि हाँ भाई हमको बताओ, मुझे लगता है कि ये करप्शन के पैसे का है और कुछ ऐसा हुआ है गड़बड़, मर्डर करके कोई पॉलिटिकल पार्टी के ये आरोप लगा कि ये उसका पैसा है, तो पुलिस आ सकती है। तो उसमें क्या किया जेएस ने, कहा है कि साहब एसबीआई को इंसुलेट करना पड़ेगा कि कोई एजेंसी ना पूछ, जैसे इनकम टैक्स है, ईडी है, स्टेट पुलिस है, ये लोग ना पूछे। इसलिए हम लोग को एक लॉ लाना पड़ेगा ताकि हम ये बता सके, ताकि एसबीआई को ये मुमानियत हो, एसबीआई को ये इंपावर किया जाए कि वो ये डिटेल किसी पुलिस को या एनफोर्समेंट एजेंसी को या इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ना दे। क्योंकि सरकार तो जानना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि राज्य की पुलिस भी जाने। हाँ। और अगर आप ईडी को ये पावर दे देगी तो फिर पुलिस को क्यों नहीं देगी, क्योंकि आईपीसी में उसको भी वो होता है। इसलिए उसने ये प्रपोजल रखा और ये मान लिया गया। तो ये ईडी को आप इनकम टैक्स को नहीं दे सकते। तो ये आप समझ सकती है कि कितनी बड़ी साजिश थी जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए थे। अब जब ये राज पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं एक एक चीज बताइए, क्योंकि ये वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है और ये आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है कि चुनाव का हमारा मतदाता ये भी ना जाने कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने किसको कितने पैसे दिए, किस पार्टी, या हमारी गवर्नमेंट के पार्टी को, रूलिंग पार्टी को कितने पैसे दिए हैं और उससे क्या पॉलिसी चेंजेस हुए हैं। तो सरकार इससे दहशत में है, और दहशत में है तो सीधी बात है कि वो ये चाहती है कि किसी तरह भी ये हकीकत, क्योंकि उस जजमेंट का लब्बल हुआ भी यही था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म किए तो ये तो पहला चरण है जिसमें आपने बॉन्ड्स खत्म किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जो इतने 22,000 करोड़ के ये बॉन्ड्स निकले, आखिर उनका क्या होगा, उनका हश्र क्या होगा। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ये करना ही था
कि अप्रैल से आज तक जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सारे के डोनर और डोनी दोनों के नाम, मतलब कि जिसने खरीदा, जिस कॉर्पोरेट हाउस ने, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को बेचा। इसका मतलब क्या था? सुप्रीम कोर्ट अगर ये ना करती तो ये राज कभी खुलता ही। अब बिल्कुल। यहां पे चुनाव सामने है, आज जनता जानना चाहेगी ना कि 5 साल में आपको किसने चंदा दिया और उसका लिंक क्या था, उसका मूल रूप से अडानी अंबानी से लिंक क्या था, ये बिजनेस हाउसेस से, और उसके एवज में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन पहले ईडी पहुंची हो उसके यहां इसलिए उगल दिया हो उसने ये पैसा, या ईडी न पहुंचे इसलिए उगल दिया हो, या तीसरा आपने पॉलिसी चेंज करके जो पोर्ट्स है, आज 50% पोर्ट अडानी के पास है भारत के, तो कहीं ये तो नहीं है कि आप जो पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं वो उस किसी कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचा रहा है। सरकार इससे दहशत में है जिसकी वजह से ये सारी चीजें दिक्कत में आ गई है, और किसी भी कीमत पे सरकार, मुझे उस समय भी शक था कि सरकार सब करेगी, हर बहाने करेगी, और आप देख रहे हैं कि पहला बहाना एसबीआई से आया है, अभी तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि नहीं साहब ये बहुत गलत हो जाएगा, मैंने डोनेट किया है, और मैंने डोनेट किया है 1 करोड़ रुपया, लेकिन हम अपनी प्राइवेसी हम किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं ये हम नहीं बताएंगे कि किसको हमने दिया है। लिहाजा आप ये हमारे राइट्स जो है, राइट टू प्राइवेसी, आप इसको वायलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हैं, ये कह के वो कोर्ट में जाएगी और 2-4 हफ्ते इस पे लटकाएगी। तो हमें लगता है कि ये वो सारे बहाने करेंगे जो पॉसिबली कर सकते हैं। लेकिन सिंह साहब, अब ये बहुत बड़ा एक आज पर्दाफाश इस रिपोर्टर्स कलेक्टिव की स्टोरी ने, नितिन सेठी ने किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसका कैसे संज्ञान लेगा? क्या अब ये तो बिल्कुल साफ साफ हो गया है स्टोरी से कि एसबीआई झूठ बोल रहा है, एसबीआई रेंगने की कोशिश कर रहा है, एसबीआई ने जितनी अपनी स्वायत्तता थी वो एक तरीके से गिरवी रख दी है सरकार के प्रति। ये सारी चीजें स्टोरी से क्लियर होती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा? क्या ये जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है, जो पॉसिबिलिटी है वो मैं पूछ रही हूँ कि क्या 2 ऑप्शंस होंगे, क्या ये सारा डेटा अब सुप्रीम कोर्ट खुद से खंगालेगा या फिर आउटराइटली जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट? क्या क्या नहीं, लगता है सर? उसमें एक ही सेंटेंस कहने की जरूरत है कि आप अगले 2 हफ्ते में ये कर पाएंगे या हम अपने उससे एजेंसी से करवाएं, लेकिन तब फिर ये प्रूव हो जाएगा कि आप अक्षम है करने के लिए। इतना सेंटेंस कहना होगा, चेयरमैन के पसीने छूट जाएंगे, और ये जेएस बजट के और फाइनेंस सेक्रेटरी के, कि आप इस पद पे रहने के, क्योंकि अगला सेंटेंस यही आएगा ना कि आप इस पद पे रहने के काबिल नहीं है। अगर आप ये, और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें नहीं जाएंगी? आज जो हम ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ये समझ में नहीं आएगा कि 24 घंटे 48 घंटे में 25 तारीख को लास्ट डेट खत्म होती है, 25 की शाम को खत्म होती है, और 27 की सुबह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सारा चार्ट पहुंच जाता है कि साहब कौन कौन से बॉन्ड इश्यू हुए और किसने रिडीम हुए। और उस पेज पे जो 4th पेज है उसमें सिर्फ 2 बॉन्ड वो नहीं हुए थे, 773 थे, उसमें 2 बॉन्ड सिर्फ नहीं हुए थे इन कैश, यहां तक उन्होंने दे दिया, और अधिकांश बॉन्ड असम के थे। आप ये भी नहीं कह सकते कि असम के पांडे साहब बड़ी दूर है, असम तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है साहब, अब बताइए 4000 किलोमीटर हम कहां से जाके ले आए? ये बहाना भी नहीं चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग है। लिहाजा जब 48 घंटे में आप, बल्कि 48 से भी कम में 36 घंटे में आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चार्ट बना के दे देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या आपको कमजोर लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट को वो ताकत दिखानी पड़ेगी कि भाई तुम कर पाओगे या हम मान लेंगे तुम अक्षम हो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में ये सारी डिटेल्स एसबीआई दे देगा। एक ही सेंटेंस कहना है, इस जो एप्लीकेशन एक्सटेंशन की आई है, तो कहा था नहीं ये सरकार को तो आप 48 घंटे में दे देते हैं, मैं आपको क्या लगता हूं, मैं कोई बहुत देरी लगता हूं?
सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में एसबीआई को अंदाजा नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को एक ही चीज कहनी है कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, हम मान लेंगे कि आप अक्षम हैं और हम करवा लेंगे इसको। और उसके बाद ये सारे डिटेल लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ ना करे, किसी भी उसको दे दे एक एंटिटी को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी, वो अगले 8 घंटे में इसे करके, इसमें कुछ काम ही नहीं है। बिल्कुल 22,217 डिग्री है, जिनमें सिर्फ आपको कंप्यूटर में एक कमांड देना है, एक कमांड देके, और डाटा एनालिटिक्स का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पाइथन में भी कर सकते हैं, मतलब उसके 20 तरीके हैं करने के लिए। बिल्कुल। देखिए लिहाजा ये बात आपको 8 घंटा भी नहीं लगेगा। मैंने उस दिन कहा बिल्कुल था कि अब मुझे दे दिया जाए तो हम अपने, हमें याद है उस समय, उस जमाने में जब हमारे पास आईटी हुआ करता था, तो ये काम 8 घंटे का भी नहीं है। मुझे लगता है कि 8 घंटे भी लगे तो डांटना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं। सारे बिल्कुल डिटेल्स हैं, नंबर है आपके पास, नंबर वो ज्वाइनिंग वो है। लिहाजा आपको कुछ नहीं करना है, उसको केवाईसी से कि इस नंबर का किसने लिया है, इतना ही देना है। तो सिर्फ इसलिए कि एसबीआई को मालूम है कि हमारा एक्सटेंशन सर्विस का, और अगर साहब बहादुर खुश हो गए तो आजकल तो गवर्नर भी बनाए जा रहे हैं हम्म, तमाम पदों के लोग, तो गवर्नर भी बनाया जा सकता है, और नहीं तो ईडी भेजा जा सकता है रिटायरमेंट के बाद। तो ये सब जो हम्म, डर है, ये इन लोगों को बिल्कुल। कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन सिंह साहब आपने तो दशकों लगा दिया सर पत्रकारिता में, आपको कभी ऐसा ध्यान है कि इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा बैंक एक पॉलिटिकल टूल किसी सत्ता के हाथों में बन जाए? आज जो मैं बैंकिंग जो एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं उनकी भी स्टोरी आज निकली है, उन्होंने कहा है कि भाई बैंकों का राजनीतिक इस्तेमाल इस तरीके से ना किया जाए। भाई आप ये सब करने में लगे हुए हैं, आप जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, जो खाली पोस्ट हैं, आप उनको नहीं भर रहे हैं, आप ये सब कामों में लग गए हैं। अब ये जो एम्प्लॉइज के अंदर एक रिजेंटमेंट सर शुरू हो गया है, आपको कभी भी ध्यान है कि ऐसा कभी भी पिछली सरकारों ने कभी इस तरीके का बैंक का राजनीतिकरण किया हो या इसको एक पॉलिटिकल टूल के तरह इस्तेमाल किया हो? नहीं, बैंकों का ही नहीं, मुझे याद नहीं आता है, हम चूंकि होम मिनिस्ट्री भी कवर कर चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी, मुझे याद नहीं आता है कि किस तरह का जो ऋण विहीन संस्थाएं ये जो पिछले 10 सालों में हुई हैं, हमने रीढ़ देखी है इन संस्थाओं की। तन के खड़े हो जाते थे, हम्म, होम सेक्रेटरी तन के खड़ा हो जाते हैं, नहीं साहब ये नहीं हो पाएगा। और ये हमने अपने सामने देखा है, और देश के बहुत कद्दावर होम मिनिस्टर के सामने होम सेक्रेटरी को ये कहते देखा है। तो हमें याद नहीं आता है कि संस्थाएं क्या केचुआ क्यों बनी है, आज वो केचुआ बन गई है, रेंग रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह एक ही है, सत्ता ने गवर्नेंस के जो एक होता है गरिमा, उस गवर्नेंस की गरिमा को खत्म कर दिया है, जिसकी बिल्कुल वजह से वो एसबीआई का चेयरमैन भी उसी तरह कमजोर हो गया है। ये तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक एक बड़ा वो है जो कि आज भी इनको प्रोटेक्ट, मतलब जो कि उस गरिमा को कायम रख रहा है। वरना एक भी संस्था नहीं है जिसको कि हम कह सके कि इसमें लोग तन के खड़े हो पा रहे हैं। पता नहीं, या तो रीढ़ कमजोर हो गई है, कोई बीमारी लग गई है रीढ़ में, या ये हो सकता है कि वो जी सरकार का सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें रीढ़ की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, रीढ़ होगी बिल्कुल तो उसको वो खत्म कर देंगे। ये सरकार के बिल्कुल पास ताकत है, मेरे ख्याल से इसकी वजह से ये हो पा रहा है। और देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको, ताकि हमेशा के लिए ये याद रहे कि कोई संस्था सरकार को बचाने के लिए ये हरकत ना करे जो एसबीआई ने किया है, इसकी जरूरत है। और ये जो डिटेल आज आपने अपने व्यूअर्स को दिया है, इससे साफ हो जाता है कि खुद सरकार जानती है कि 48 घंटे नहीं लगेंगे इसको फर्निश करके देने में, लेकिन आप 17 दिन बाद आ रहे हैं ये कहने के लिए कि इनको साहब चार वो तो बड़ा मुश्किल है साहब, हमें 6 महीने 4 महीने का टाइम दीजिए। नहीं नहीं, बहुत ही आज मुखौल बन गया है जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री और एसबीआई इस पूरे मामले को काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो पर्दाफाश है क्लियर। लेकिन एक आखिरी सवाल बस सिंह साहब आपसे करूंगी कि अब सरकार हर तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, तो पॉसिबिलिटी आपको क्या लगती है कि सारा ठीकरा आप स्टेट बैंक के चेयरमैन पर ही फोड़ दिया जाएगा कि जाओ भाई तुम हो, अब तुम निपटो? वो किसी नहीं तरह नहीं, से ये नहीं होगा। ये सरकार बच ही नहीं सकती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, एक सख्ती करने की जरूरत है।
ये इमीडिएटली आ जाएगा। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद बात एसबीआई की नहीं है, बात तो ये है कि तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बजट और ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस भी छोड़ दीजिए, सेक्रेटरी फाइनेंस, ये सारे लोग उसमें होंगे ना, जो सुप्रीम कोर्ट के उस गुस्से के दायरे में आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज भी अगर एक सेंटेंस भी कह देगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी हिमाकत करेगी कि उस सेक्रेटरी को वो पद पे रहने दे, या उस सेक्रेटरी को कोई ऐसी ऐसी जगह दे। तो हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो दहशत तो अभी भी है। अब पालन कितना, क्योंकि जैसे ही ये मैनिफेस्ट होगा और सामने आएगा, हो सकता है कि अब वो 13 फरवरी मतलब सॉरी मार्च को वो आने की जगह हो सकता है कि 2 हफ्ते 1 हफ्ते देर हो जाए। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जिस दिन ये आएगी लिस्ट, उस दिन पूरा परिदृश्य बदल जाएगा और मोदी जी का परिवार, पूरा भारत हम मोदी जी के परिवार, ये जो तमाशा चल रहा है, इसकी जगह रियल पॉलिटिक्स आ जाएगी। वास्तविक जो राजनीति होती है, ये इसमें आ जाएगी और तब आप देखेंगे कि डिस्कोर्स बदल गया। हर तीसरे दिन पता लग रहा है, इसी तरह हम आप बात करेंगे और बताएंगे कि ये जो फर्म दी है, ये जो कॉर्पोरेट घराना 5 करोड़ का इसने दिया है या 50 करोड़ का दिया है, इसकी 3 साल से बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं है, ये घाटे पे है और 50 करोड़ दे रही है। और किस तरह इसको मुनाफे में लाने के लिए सरकार ने अमुक पॉलिसी दिया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किया करेंगे जैसे ही ये सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार दहशत में है। एक बस सवाल चलते चलते कि अब क्योंकि इस पर्देफाश और एक एक्सपोजे के बाद ये तो चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि एसबीआई ने एक झूठा एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है। इस झूठे एफिडेविट के लिए उनको क्या प्यूनिटिव मेजर्स उनके साथ लिए जाएंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा संज्ञान लेकर और इसको सेट असाइड करेगा और उनको बोलेगा कि आप कुछ दिनों में ये सारा डिटेल शेयर करिए, या उसके लिए अलग से कोई उनको सजा होगी, क्योंकि झूठा एफिडेविट फाइल करना सुप्रीम बहुत कोर्ट ने। सिंपल सी बात है कि उसका जो मैसेज होगा वो यही कि अगला ऑर्डर दे रहा हूं, ना मानो, फिर देखो हम क्या करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में निर्बाध शक्तियां है। सच बात यह है कि वो इतनी शक्तियां है कि उसकी सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही अपनी सीमा शक्तियों की तय करता है आर्टिकल 142 में। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की यह ताकत चेयरमैन को नहीं मालूम होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अभी लगता है कि वो डंडा नहीं है उसके पास। सुप्रीम कोर्ट को वो हल्का सा रूल दिखाना पड़ेगा, वो डंडा दिखाना पड़ेगा कि ये डंडा तो है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, अब करोगे कि नहीं। और 48 घंटे में आप ताजुब करेंगे कि ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगला जब सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी, तो यही एक मैसेज रहेगा कि तुम करते हो या हम वो डंडा दिखाएं, जो सरकार से कमजोर नहीं है, सरकार से ज्यादा ताकतवर। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज इस बड़े खुलासे के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एसबीआई आराम से डेटा कुछ घंटों में दे सकता था, शेयर कर सकता था, लेकिन उसने झूठ बोला और झूठ बोलकर एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि उनको 30 जून तक की मोहलत मिलेगी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।